अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फारूक अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। मैं नाजरीन आज हम एक ऐसा वीलॉग कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। एक ऐसा नाम जो आजकल बहुत चल रहा है, मारंग बलोच का या मारंग लांगू का। जब हमने कुछ पिछले वीलॉग्स किए तो कुछ लोगों ने एतराज़ किया कि इसे बलोच मत कहें। ये भी हम आपको अंदर जाके बताएंगे कि हम ये बलोच ने क्यों कह रहे हैं। बहरहाल इनका नाम मारंग लांगू है। इनका ताल्लुक कौन से इलाके से था, इनके वालिद साहब कौन थे, ये कितने बहन भाई हैं, ये कहाँ पे रह रहे थे, उसके बाद ये हिजरत करके कहाँ पे गए, फिर इन्होंने तालीम अपनी कहाँ से हासिल की और अब ये आजकल क्या कर रही हैं। बज़ाहिर इनकी एक्टिविटीज़ इस तरह से लगती हैं कि वो एंटी पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान के रियासती इदारों को मलाइन करने से नहीं चूकती, जो पंजाबी के किसी भी शहादत पे, किसी भी पंजाबी के कत्ल किए जाने पे मुजम्मत नहीं करती। हाँ, ये BLA का साहब जरूर देती हैं। ये आज एक बहुत डिटेल से स्टोरी है और ये पूरी की पूरी मारंग बलोच पे होगी कि मारंग बलोच साहिबा दर हकीकत हैं क्या। ये स्टोरी जानिए आज जावेद चौधरी साहब से। अब देखो, ये कलात के साथ इनका ताल्लुक है और अगर आप 1947 में वापस चले जाएं तो वहाँ पे 5 स्टेट्स थी आज के बलोचिस्तान में। उस वक्त बलोचिस्तान का नाम नहीं था, बलोचिस्तान का सिर्फ एक इलाका था जिसे ब्रिटिश बलोचिस्तान कहा जाता था, जो ब्रिटिशर ने आबाद किया था। कोयटा को बहुत पुराना इलाका है, इसको कोयटा कहते थे पहले। और फिर जब यहाँ पे ब्रिटिशर आए तो उन्होंने इस जगह पे आके अपनी एक छावनी बनाई कोयटा में, और वो क्योंकि कोयटा लिख नहीं सकते थे तो उन्होंने कोयटा को कोयटा कर दिया, तो फिर ये कोयटा हो गया। और उसके साथ साथ क्योंकि ये सिर्फ बलोच इलाकों की तरफ नहीं आया, पहले तो मैं ये बता दूं कि जो बलूचिस्तान है उसके अंदर 2 ट्राइब ज़्यादा, 2 बड़ी एथनिक ग्रुप्स आप इनको कह लें कि आबाद हैं। एक पश्तून है और दूसरे जो हैं वो हैं बलोच, इस तरह हम कह लेते हैं। तो वो जो उस वक्त के ब्रिटिशर थे उनका जो फोकस था वो बलोच ट्राइब की तरफ नहीं था, उनका फोकस पश्तून ट्राइब की तरफ था। और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि पश्तून ट्राइब जो है वो सारे के सारे अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर हैं। तो कोयटा में आके उन्होंने अपनी छावनी बना ली, वहाँ पर उन्होंने अपनी फौज रख ली। और साथ साथ फिर ये क्योंकि उस वक्त कलात सबसे बड़ी स्टेट थी और कलात स्टेट जो थी उसके पास 20% रकबा बलोचिस्तान का कलात के पास था। अच्छा। तो जो 20% इलाका था बलोचिस्तान का वो कलात के पास था, और बाकी जो 80% इलाका था वो बाकी 4 हिस्सों में तकसीम था, जिनके अंदर एक तो ब्रिटिश बलोचिस्तान हो गया जो आके बरतानिया ने आबाद किया था, दूसरा वहाँ पे बेला स्टेट होगी, खारान स्टेट होगी, फिर मकरान स्टेट होगी। तो ये सारी इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी उस वक्त। और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो अपना ज़्यादातर रकबा हासिल किया था वो खान ऑफ कलात से लीज पे लिया, तो खान ऑफ कलात को वो रकम दिया करते थे इसकी। अब ये जो कलात स्टेट है ये 1405 में बनी थी, और ये जो लोग थे ये शाम से होते हुए, टर्की से होते हुए, ईरान से होते हुए फिर यहाँ पे पहुंचे। तो इनका जो ब्लड है उसके अंदर ईरान की आमेज़श भी है, फिर उसके अंदर टर्की का कुछ हिस्सा भी है, फिर उसके अंदर शाम का हिस्सा भी है। तो ये वहाँ से घूम फिर के यहाँ पे आए थे, और ये उस ज़माने में आए थे जब यहाँ पे मंगोल हमला कर रहे थे, और जो ज़्यादातर जो अमीर तैमूर का दौर था उस वक्त ये सारा। तो वहाँ पे बलोचिस्तान के अंदर इन सबको इसलिए आबाद किया गया था कि यहाँ पे एक बफर जोन क्रिएट की जा सके और ये जो दिल्ली का जो तख्त है उसको बचाया जा सके। तो मुगलों ने यहाँ पे इनको एक आज़ाद हैसियत दे के इनको अपने साथ मिला लिया था और साथ कहा था कि ठीक है आप अपनी स्टेट चलाएं, हम आपके इलाके पर कब्जा नहीं करेंगे, लेकिन आपने हमारे साथ नहीं लड़ना और आपने प्रोटेक्ट करना है दिल्ली सरकार को। तो ये उस वक्त इन्होंने वहाँ पे बैठ के, अब जो कलात है ना स्टेट, कलात स्टेट, उसके अंदर 2 किस्म के ट्राइब आबाद हैं, एक ब्राह्वी हैं और दूसरे जो हैं वो बलोच ट्राइब हैं। अब कलात उसके बाद ज़ाहिर है उसका मर्जर हो गया, पाकिस्तान के अंदर सारी स्टेट्स मर्ज कर गई पाकिस्तान के अंदर, फिर 1 यूनिट बन गया। फिर उसके बाद 1973 में जब आइन बना तो पहली मरतबा इस पूरे इलाके को बलोचिस्तान का नाम दिया गया। इससे पहले इस इलाके को बलोचिस्तान नहीं कहा जाता था, सिर्फ एक ब्रिटिश बलोचिस्तान था जिसके अंदर कोयटा और दूसरे जो पश्तून इलाके वो आते थे। तो उसके बाद फिर ये सारे जो सरदार थे इन सबको राइट्स भी दे दिए गए, फिर इनकी लेवीज़ का अख्तियार भी दे दिया गया, इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा भी कमाया। तो उस वक्त जो मुख्तलिफ डिवीजन्स थे उन सबको डिस्ट्रिक्ट करार दे दिया गया, कुछ को डिवीजन बना दिया गया। तो कलात जो ज़िला है उसके अंदर एक इलाका है जिसको मंगोचर कहते हैं या मंगचर कहते हैं, और ये जो इलाका है यहाँ पे लांगू कबीला आबाद है। तो लांगू कबीला जो है वो बेसिकली एक बलोच ट्राइब है। तो ये जो मारंग बलोच हैं इनका ताल्लुक लांगू कबीले के साथ। इनके वालिद जो थे वो वापटा के अंदर मुलाजम थे, सरकारी मुलाजम थे, और इनकी जो तालीम है वो सरकारी स्कूलों के अंदर हुई है। ये 5 बहनें और एक भाई हैं, और भाई इनका छोटा है। तो इनके जो वालिद हैं उनका नाम अब्दुल गफ्फार लांगू था, और वो वापटा के अंदर मुलाजम थे, और साथ साथ BLA के वो उसके वर्कर भी थे उनके। और फिर ये हुआ कि ये कराची में रहे कुछ अर्सा, लेकिन कराची ये बाद में आते, पहले ये वहीं पे कलात में रहते थे। तो वहीं पे इसकी जो मारंग बलोच है, इनकी जो बहनें हैं, फिर इनका जो भाई है, उन सब की वहीं पर तालीम हुई। फिर 2006 में इनका वालिद जो था वो गिरफ्तार हो गया था। उस वक्त आपको अगर याद हो तो देखें जनरल परवेज़ मुशर्रफ का दौर था, और 2007 में जाके फिर यहाँ पे वाक़यात इस्लामाबाद के अंदर होने शुरू हो गए, लाल मस्जिद का वाक़या हो गया था। उससे पहले ही वहाँ बलूचिस्तान के अंदर अपराइजिंग हो गई थी, और जो नवाब अकबर बुगटी थे उनको कत्ल कर दिया गया था, उनके खिलाफ ऑपरेशन हो गया था अगर आपको याद हो। तो उस ऑपरेशन के बाद बलूचिस्तान के अंदर खासी अनरेस्ट स्टार्ट हो गई थी, और क्योंकि उस वक्त जो बुगटी साहब थे वो बड़े मशहूर आदमी थे और बड़ी टावरिंग पर्सनैलिटी, तो मेरा ख्याल है वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब से बहुत बड़ी गलती
की थी। जनरल परवेज मुशर्रफ साहब को ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। बुजुर्ग आदमी, कितना अर्सा उन्होंने जिंदा रहना था, तो जब एक आदमी नेचुरल वे से दुनिया से रुखसत हो रहा है तो आपने उसको कत्ल करके आपने खाम हाउस का एक हवा कायम कर दिया। तो सब इसमें और उससे एक चीज़ कही जाती है कि लोकल बॉडीज़ पे जनरल मुशर्रफ बहुत जोर दे रहे थे और वहाँ के सरदार इस पर खुश नहीं थे कि आम आदमी इन पावर हो जाएगा, तो सरदारों से बेसिक इख्तलाफ की वजह जनरल मुशर्रफ की ये लोकल बॉडी मल्टीपल इख्तलाफात की वजह थी। उसमें एक ये चीज़ नहीं की जा सकती। वैसे जो है ना वो हमें हिस्ट्री को तस्लीम करना चाहिए। मल्टीपल इशूज़ थे बेसिकली। तो जो नवाब अकबर बुक्की के साथ प्रॉब्लम था वो सुई गैस का था। वो बेसिकली सुई का इलाका था और वहाँ से सुई गैस है, और उसका जो ज़्यादा टैक्स थे वो वसूल करते थे, गवर्नमेंट से वो बहुत पैसा वसूल करते थे और बार बार वो पैसा वसूल करते जाते थे, लेकिन आम आदमी पे, अपने ट्राइब पे वो खर्च नहीं करते थे। ये एक इशू था, और साथ वो ब्लैकमेल भी करते, तो ब्लैकमेलिंग की वजह से वहाँ पे मसले बढ़ते चले जा रहे थे। तो बहरहाल नवाब अकबर बुक्टी के जो शहादत है या उनका इंतकाल है या उनको जो हलाक किया गया, उसके बाद बलोचिस्तान के अंदर अनरेस्ट स्टार्ट होगी, BLA स्टार्ट होगी। तो बहुत सारे लोग BLA का हिस्सा बन गए। तो अब्दुल गफ्फार लांगू जो इनके वालिद थे वो भी BLA में शामिल हो गए। तो ज़ाहिर स्टेट जो थी BLA को नहीं मानती थी, BLA स्टेट को नहीं मानती थी, वहाँ से कन्फ्लिक्ट बढ़ता चला गया। तो 2006 में उनको ज़ाहिर वो अगवा कर लिए गए बकौल इनके, या उनको आप ये कह लें कि मिसिंग पर्सनस में थे। उस वक्त भी इन बच्चियों ने एहतजाज वगैरह किया था, लेकिन वो छोटा सा महदूद सा एहतजाज था। उस वक्त तो ज़ाहिर मारंग बलोच को बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे। तो फिर उसके बाद वो वापस आ गए अपने घर में, और ये नहीं बहुत सारे लोग वापस आ गए। तो उस वक्त जो लोग गए थे और फिर स्टेट ने उनके साथ निगोशिएट करके उनको समझा के वापस कर दिया था। और ये अब्दुल गफ्फार लांगू साहब समझ भी गए थे, थोड़ा सा अंडरस्टैंड भी कर गए थे कि इस चीज़ों का कोई फायदा नहीं और इसका मकसद कुछ और है, क्योंकि उस वक्त इंडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव था। ये एक रियलिटी थी। फिर ये लोगों ने अंडरस्टैंड भी किया, और फिर दोबारा मसला बन गया 2009 में, और उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट यहाँ पे बन गई थी। और पीपल्स पार्टी ने बलोचिस्तान को हकूक भी देने शुरू कर दिए थे। 18वीं तरमीम भी हो रही थी, NFC अवार्ड भी हो गया। तो बहुत सेटल करने की कोशिश कर रहे थे गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। उसकी वजह ये कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बहुत फटा पड़ गया था। उस वक्त पाकिस्तान में रोजाना बम धमाके होते थे। गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि इसके साथ साथ बलोचिस्तान के अंदर भी मसला बने। तो उस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब ने बड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा किया, तो उन्होंने बलोचिस्तान के लोगों को सेटल कर लिया था। तो बहरहाल फिर 2009 में अब्दुल गफ्फार लांगू जो उनके वालिद दोबारा वो घर से गायब हो गए। और फिर ये उस वक्त भी ये फिर मिसिंग पर्सनस का बड़ा इशू था। उस वक्त भी कमीशन बना था, उस वक्त बड़ा शोर हुआ था। फिर 2011 में वो BLA की तरफ से लड़ते हुए मारे गए थे, और उनकी फिर लाश मिली। और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि जब वो BLA के साथ चले गए थे, पहाड़ों पे चले गए थे, लेकिन ये फैमिली कह रही थी कि नहीं जी वो मिसिंग है, उनको उठा लिया गया था। लेकिन बाद में साबित हुआ कि वो मिसिंग नहीं थे, वो तो BLA के साथ शामिल हो गए थे और पहाड़ों पे चले गए थे। उसके बाद फिर एक लड़ाई के अंदर वो मारे गए, और उसके बाद उनकी लाश भी रिकवर हो गई। फिर ये पूरी फैमिली जो थी कराची चले गई थी उस वक्त, क्योंकि ये अपने आप को ज़्यादा बेहतर महसूस नहीं कर रहे थे वहाँ पे। तो कराची में फिर इनकी वालदा ने बड़ी मेहनत की। फिर इस दौरान ज़ाहिर FSC कर ली इस बच्ची ने, हमारा बलोच ने। तो ये ज़हन में रखें, बलोचिस्तान के अंदर बहुत सारी खूबियाँ भी हैं। वहाँ पे जो मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उन सबको स्कॉलरशिप दिया जाता है, और उनकी एजुकेशन फ्री है। न सिर्फ एजुकेशन फ्री है बल्कि उनको साथ साथ अखराजात के लिए पैसे भी दिए जाते हैं। तो इनका दाखिला हो गया मेडिकल कॉलेज में, बोलान मेडिकल कॉलेज में। तो इनको बोलान मेडिकल कॉलेज में जब दाखिला हुआ तो फौरी तौर पर गवर्नमेंट ने इनकी फीसें भी माफ़ कर दी, और साथ इनको 6000 रुपये वजीफा भी मिलता था। स्कॉलरशिप है बिल्कुल उसके अंदर किसी, क्योंकि सारे मेडिकल स्टूडेंट जो है ना बलोचिस्तान के अंदर उनको फ्री एजुकेशन दी जाती है, यहाँ स्कॉलरशिप भी दिया जाता है। आपने ये बात बताई है कि ये बोलान मेडिकल यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज जो है वहाँ पे बेसिकली बिलान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज, तो वहाँ पे स्कॉलरशिप पे दाखिला मिला। आपने ये अभी बताई स्कॉलरशिप पे मिला, कोई पैसा इनका खर्च नहीं हुआ, और 6000 रुपये गवर्नमेंट में मिलती रही। और उसके बाद जब लोग ये हाउस जॉब पे जाते हैं तो 42,000 है वहाँ पे भी मिलता है, वहाँ पे पैसे मिलते हैं, एक चीज़ है सैलरी भी मिलती है। महरंग बलोच साहबा कह रही हैं, वो कहती हैं जी कि पहले साल जब फीस अदा की तो मेरी माँ ने अपने कपड़े बेचे, दूसरे साल में जेवर बेचा। पहली बातों को तरतीब ही ठीक नहीं है, जेवर हो तो कपड़े नहीं बेचे जाते, लेकिन फिर भी कपड़े कितने के बिक जाने थे, और जेवर था तो कपड़े बेचे क्यों, पहले जेवर बेच लेते थे। लेकिन बहरहाल ये मजाक करने वाली बात नहीं, पहले जेवर बेचते। हम ये बात कह रहे हैं कि हमें ये बात झूठ नजर आ रही है। ये हमें ये लगता है कि अगर इन्हें सब कुछ फ्री था, गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप थी, तो उसके बावजूद ये कपड़े बेचना और ये अपनी दुखी दास्तान सुनाना और फिर रो के दिखाना कैमरे पे, ये क्या? ये मेरा ख्याल है बिला वजह है, ये ना ये जरा मॉडलिंग है और इसके अंदर रियलिटी नहीं है। क्योंकि बुनियादी तौर पे इसके अंदर जब गवर्नमेंट फ्री आपको एजुकेशन दे रही है तो फिर आपको कपड़े बेचने की जरूरत है, बल्कि इनकी जो बहनें उन सबको भी फ्री एजुकेशन मिलती रही है।